नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक, क्या है नाम, दिगंत भाग। हेलो नमस्कार, कैसे हैं। 11वीं बिहार बोर्ड की हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 काव्य खंड का हम कर चुके हैं पूरे 8 चैप्टर। कितने कर चुके हैं हम काव्य खंड से? 8 चैप्टर्स, 8 पार्ट पूरे हो गए हैं। और आज मैं लेकर आई हूं इस वीडियो में आपके लिए काव्य खंड का 9वां पार्ट। नाम है गालिब। गालिब का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। उर्दू के मशहूर शायर, जिनका नाम ही काफी है, उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब ऐसा लगता है क्या हम गालिब के बारे में पढ़ने वाले हैं? क्या ये गालिब है? नो 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 बच्चे, ये तो कवि त्रिलोचन जी हैं, जिन्होंने गालिब के जीवन पर और उनकी रचनाओं पर, साथ ही साथ उनकी भाषा पर हमारे साथ साझा किए हैं अपने विचार। तो सबसे पहले हम गालिब रचना या कविता के जो कवि हैं त्रिलोचन, उनके जीवन के बारे में जानते हैं। कवि त्रिलोचन जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों को जानते हैं, उनकी रचनाएं, उनकी अभिरुचियां और उन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए, ये सब कुछ जानेंगे। तो आइए चलते हैं त्रिलोचन जी के जीवन परिचय की ओर। नाम है त्रिलोचन। जन्म कब हुआ? 20 अगस्त सन 1917। कब हुआ बच्चे? 20 अगस्त सन 1917 को कवि गालिब कवि त्रिलोचन जी का जन्म हुआ। कहां हुआ था? देखो, चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। आपने ध्यान दिया है, कवि, रचनाकार, साहित्यकार अक्सर, अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो यहां पर हम ये अनुमान क्या, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो जन्मभूमि है, उसने कई सितारों को, कई महान विभूतियों को जन्म दिया। आप भी बिहार के रहने वाले हैं, तो बेटा आप सभी से हमें बहुत उम्मीदें हैं। आपके माता पिता, आपके शिक्षकों को, साथ ही साथ आपके समाज, आपके भारत देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। इसके लिए आप जुड़ गए हमारे साथ। तो आपको करना क्या है? अधिक से अधिक लिंक शेयर जरूर करो, ताकि आपकी तरह और भी बच्चे घर बैठे ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। ठीक है, तो जन्म कब हुआ त्रिलोचन जी का? 1917 में। कहां हुआ? उत्तर प्रदेश, चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। मूल नाम वासुदेव सिंह। त्रिलोचन जी का नाम, मूल नाम वासुदेव सिंह। त्रिलोचन से उन्होंने हिंदी साहित्य में रचनाएं की। हिंदी साहित्य में आप त्रिलोचन के नाम से विख्यात हुए। और जबकि मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह, मूल नाम। शिक्षा, गांव, दोस्तपुर और वाराणसी में प्रारंभिक शिक्षा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य रत्न, BHU से MA अंग्रेजी पूर्वार्ध। अंग्रेजी में भी आपने अच्छी खासी पैठ बनाई और अच्छी खासी पकड़। सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी समिति पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी आप पुरस्कृत हुए। कवि त्रिलोचन जी, जो हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम है, उन्होंने मशहूर शायर गालिब पर यह कविता लिखी है कि गालिब को उर्दू या एक शायर के रूप में जाना जाता है, जिनकी शायरी के चर्चे ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं, आज भी सुने जाते हैं और आज भी दाद दी जाती है। वाह वाह, क्या बात है, इरशाद इरशाद। बहुत ही मशहूर शायर। एकदम से जब हम इस कविता का नाम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम गालिब के बारे में पढ़ रहे हों या गालिब ही इसके रचनाकार हों, लेकिन त्रिलोचन जी ने गालिब की भाषा, उनकी रचनाओं पर यहां पर प्रकाश डाला है। इतना क्लियर हुआ आपको कि गालिब कविता गालिब की रचना नहीं है।
गालिब के जीवन पर आधारित त्रिलोचन जी की रचना है, जिनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। ओके, चलो कृतियां देखते हैं। रचनाएं, कृतियां का अर्थ होता है रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं हैं त्रिलोचन जी की? काव्य, धरती, गुलाब और बुलबुल। काव्य में है धरती, गुलाब और बुलबुल। दिगंत, दिगंत तो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है, अरे वाह, रचना है त्रिलोचन जी की। ताप के ताए हुए दिन, रचना है उनकी शब्द। फिर है उस जनपद का कवि हूं। आप ये सोचो, शब्द, शब्द भी उनकी रचना है। शब्द में कवि त्रिलोचन जी ने क्या बताया होगा जिसको हम महज एक शब्द समझते हैं? शब्द का निर्माण कैसे हुआ, कितने सुंदर तरीके से उन्होंने ये रचना की होगी। फिर है उस जनपद का कवि हूं, अर्घान तुम्हें सौंपता हूं। अनकहनी भी कुछ कहनी है, मतलब कुछ कही अनकही। आपने सुना होगा ना, कहानी अनसुनी सी, कुछ बातें अनकही सी, है ना? तो उनकी रचना है अनकहनी भी कुछ कहनी है। फूल नाम है एक, सबका अपना आकाश, चैती, अमोला, मेरा घर, ये सब आपकी रचनाएं हैं। कौन सी रचनाएं हैं? काव्य की रचनाएं हैं। ये सब काव्यात्मक कविताएं हैं। ये जितनी भी हमने देखी, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूं, ये सब उनकी काव्य रचनाएं हैं। तुम्हें सौंपता हूं, फूल नाम है एक, सबका अपना आकाश, अमोला, मेरा घर आदि कविताएं। अब ना केवल त्रिलोचन जी ने कविताएं लिखी हैं, बल्कि गद्य रचनाओं में भी आपने एक अलग पहचान बनाई है। गद्य रचना में जो उनकी कहानी संग्रह है देशकाल, वो काफी प्रसिद्ध हुई है। रोज नामचा ये डायरी है। काव्य और अर्थबोध आलोचना है। मुक्ति बोध की कविताएं ये संपादन है। मुक्ति बोध किसे कहते हैं? कवि हैं गजानन माधव। तो कवि गजानन माधव, हेलो नमस्कार, मुक्ति बोध की उपाधि से मुक्ति बोध, ठीक है, कवि गजानन माधव मुक्ति बोध। तो उन्होंने मुक्ति बोध की कविताओं पर भी संपादन किया है, ठीक है। ये रही उनकी काव्य रचनाएं और गद्य रचनाएं। आइए अब हम चलते हैं कवि त्रिलोचन जी द्वारा रचित गालिब। एक और बात सुनो, हिंदी उर्दू में किस तरह का उच्चारण होता है बेटा? एक है ये, दूसरा है ये, ठीक है। एक है ये, दूसरा है ये, ठीक है। कुछ अंतर, क्या अंतर लग रहा है आपको? क्या कुछ दिखाई दे रहा है? ये है ख, ये है ख, ये है ग, ये है ग। तो ये जो उर्दू के नुक्ता बोलते हैं, इनको नुक्ता, नुक्ता। इतना उर्दू का अपन को ज्ञान नहीं है, ना ही इतनी जानकारी है, लेकिन कॉमन सी बात जरूर पता है। हाँ, ज, जा, जीवन ये बनेगा जा से, जरूरत जिंदगी बनेगा जा से, ठीक है। अब ये उच्चारण यदि सही नहीं हो और किसी हिंदी या उर्दू प्रेमी कवियों के सामने या व्यक्ति या हस्ती के सामने हम वक्तव्य दें या अपना भाषण दें और उसमें कहें जिंदगी एक पहेली है, ओहो, कहेंगे क्या कह रहा है? तो क्या कहना है? जिंदगी एक पहेली है, ठीक है। ये है जिंदगी, जिंदगी होता नहीं है जीवन। जीवन में जा, हम जीवन नहीं कहेंगे। जैसे अंग्रेजी में जो जे है वो जा के लिए है
और जो Z है वो जा के लिए है। ठीक है, ठीक ठीक है। तो यहां पर जब हम जीवन कहेंगे तो जीवन ही कहेंगे, और जिंदगी जा में जब नुक्ता लगता है तो वो जा ना रहकर जा बन जाता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं उर्दू और उर्दू की विशेषताओं की और गालिब। अब जैसे देखो, गा गाड़ी, सिंपल गाड़ी, लेकिन कवि गालिब, उसमें नुक्ता लगा है गालिब, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन सीधा होगा हलक से। हलक मतलब गला। गालिब, गालिब, ठीक है, गालिब नहीं, गालिब। उसी तरह से जिंदगी जा का साउंड करेगी, ठीक है, क, खा और खा, ठीक है। खामोश, खाना। बेटा ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो हम यदि ध्यान से सुन लें, बारीकी से सुन लें, तो जहां भी हम जो भी कुछ बोलेंगे, देखो लिखने में तो हम लिखाएंगे, लेकिन जब हम अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं, जब हम अपने विचारों को कहीं किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और यदि हमारा उच्चारण सही नहीं है, कितना भी अच्छा वक्तव्य क्यों ना हो, वो रसहीन हो जाता है, उसमें उतना आनंद नहीं आता, उतना रस नहीं आता। इसलिए हमें भाषा शब्द ज्ञान के साथ साथ उच्चारण का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम हिंदी भाषा भाषी हैं, मातृभाषा हमारी अलग हो सकती है, आपकी बिहारी है, भोजपुरी हो सकती है, किसी की बुंदेलखंडी हो सकती है, किसी की कुछ, है ना। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, सामान्य रूप से देखा जाए तो हिंदी हमारी राजभाषा है, तो हिंदी की शुद्धता पर हमें विशेष ध्यान देना है। और बहुत से ऐसे उर्दू के शब्द हैं जो हिंदी में शामिल हुए हैं, तभी तो शब्द हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। विदेशी शब्दों में शामिल होते हैं उर्दू, तुर्की, ना, ये बहुत सारे, अरबी भाषा। तो अब हम चलते हैं, अभी हमने देखा उनकी काव्य कृतियां और हमने कुछ उच्चारण पर भी ध्यान दिया। अब हम पढ़ेंगे गालिब के बारे में, जो कवि त्रिलोचन जी ने लिखा है। क्या लिखा है? गालिब गैर नहीं है। ओके, गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं। त्रिलोचन जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि गालिब, जिनके बारे में हम सुनते हैं, जो मशहूर शायर थे, वो गैर नहीं है। यहां पर गैर का अर्थ है पराये, ठीक है, गैर का अर्थ पराये, पराये है ना, कोई दूसरे नहीं है, वे अपने ही हैं, अपनों से अपने हैं। गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है। जो गालिब लिख गए, जो गालिब रचना कर गए, वो बोली कोई और नहीं है, वो बोली हम सब की बोली है। क्योंकि अब हर एक भाषा में हर एक भाषा के शब्दों का समावेश हो चुका है। हम अलग अलग क्यों बांटें कि तुम हिंदी भाषी, तुम उर्दू भाषी, तुम ये भाषी, तुम वो भाषी? अरे भाई, हमारी सबकी भाषाएं एक हो चुकी हैं, तो क्यों ना अपने विचारों में एक रूपता लाई जाए। गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं। गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है। नवीन आंखों में जो नवीन सपने हैं, वे गालिब के सपने हैं। नवीन शब्द आया है तो नवीन, नया, ठीक है, या आधुनिक कह सकते हैं, ठीक है। नवीन आंखों में जो नवीन सपने हैं, वे गालिब के सपने हैं। गालिब ने खोली गांठ जटिल जीवन की बात, और वह बोली नपी तुली थी, हल्केपन का नाम नहीं था। अब देखिए, गालिब की भाषा, उनकी रचना, उनकी बोली, उनका शब्द चयन, उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि गालिब ने खोली गांठ जटिल जीवन की।
गालिब ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो जीवन लोगों को कठिन लगता था, जो जीवन बोरिंग लगता था, उबाऊ लगता था, उसमें गालिब ने रस घोला, उस गांठ को खोला और बताया कि जीवन कितना सुंदर है, इसमें जियो, इसका आनंद लो और खुश होकर जीवन बिताओ। गांठ जटिल जीवन की गालिब ने खोली, गांठ जटिल जीवन की। बात और वह बोली नपी तुली थी, और जिस आधार पर गालिब ने रचनाएं की हैं वो एवं ही नहीं करती हैं, बड़े नपी तुली हैं, बहुत साध के, बहुत सध के, एहतियात के साथ, फुल ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रचित होकर उन्होंने रचना की, जीवन को खुशनुमा बनाया, जीवन में आनंद घोला, रस लेकर आए। वाह वाह, क्या बात है, जीवन बोरिंग नहीं है, हल्केपन का नाम नहीं था, उनकी भाषा में वजन था। आपने सुना होगा भाई, हाँ यार उनकी बात में दम है, ऐसा सुना है? नहीं नहीं नहीं, उनकी बात में दम है, जो वो कहते हैं करते हैं। किसी, अरे रहने दो यार, उसकी बात छोड़ो। तो किसी की बात में भी वजन होता है और किसी के लेखनी में भी वजन नहीं होता। ये क्या है सब? यही है कि गालिब ने खोली गांठ जटिल जीवन की। बात और वह बोली नपी तुली थी, हल्केपन का नाम नहीं था। जो भी रचनाएं गालिब की थी, चाहे वे शायरी रही और कुछ भी रचनाएं, उन्होंने हमेशा नपी तुली भाषा का सिलेक्टेड या चयनित शब्दों का ही इस्तेमाल किया है और बेहतरीन शब्दों के इस्तेमाल से रचना की है जो हर एक के दिल को छू लेने वाली है। प्रेम से सराबोर गालिब ने अपनी रचनाओं में प्रेम को ही सर्वोपरि माना है, सबसे ऊपर। इश्क जब भी कभी जैसे आता है ना गालिब की रचनाओं में, तो इश्क तो वो शराब है, एक पढ़ा था 11th क्लास में है शायद, गजल में लिखा है कि एक नशे के समान है जिसमें डूबकर व्यक्ति खुश हो जाता है। तो यहां प्रेम, जैसे हिंदी में हम कहते हैं प्रेम, ठीक है, वैसे उर्दू में कहते हैं इश्क, ठीक है एक ही शब्द, उर्दू में इश्क, हिंदी में प्रेम। तो जब भी आप उर्दू की शायरी पढ़ेंगे उसमें प्रेम नहीं आएगा, क्योंकि प्रेम शुद्ध हिंदी शब्द है, उसमें इश्क का होता है। और जब भी शेर व शायरी पढ़ते हैं उसमें प्रेम अर्थात इश्क का जिक्र होता ही है। अब जहां प्रेम का जिक्र होगा वहां मन में प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होगा? तो सबके मन में प्रेम की ऐसी मतलब एक गुदगुदी सी होने लगती है और सबके जीवन में रस घुल जाता है। अर्थात जो जीवन को बोरिंग सा समझकर बैठे थे वे भी मुस्कुराहट के साथ जीना सीख गए हैं। तो गांठ गालिब ने खोली गांठ जटिल जीवन की। बात और वह बोली नपी तुली थी, हल्केपन का नाम नहीं था। सुख की आंखों ने दुख देखा और ठिठोली की। अब सुख की आंखों ने, गालिब ने देखा कि हर एक की आंखों में उदासी, नीरसता, नीरसता मतलब कोई रस नहीं, नीरसता, उदासी, ठीक है। सुख की आंखों ने देखा, दुख को देखा और ठिठोली की। ठिठोली मतलब हंसी मजाक। जैसे मान लीजिए हमारा कोई दोस्त रूठ जाए और बेचारा दुखी है, हम क्या करेंगे? उसको हंसाने का प्रयास करते हैं, अरे यार कुछ भी जोक सुनाएंगे, कुछ एक्टिंग करके दिखाएंगे ताकि वो हंस जाए, क्योंकि हम अपनों को उदास नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो सुख की आंखों ने दुख देखा और ठिठोली की, यूं जी बहलाया बेशक दाम नहीं था, उनकी अंटी में दुनिया से काम नहीं था, लेकिन उसको सांस सांस पर तोल रहे थे। अपना कहने को क्या था, धन धान नहीं था, सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे। गालिब ने जब भी अपना मुंह खोला, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। उदास चेहरे में, उदास एक जो दिल था या उदास जो चेहरा था, उस पे खुशी की लहर छा गई। जो नीरस जीवन था उसमें रस का संचार हुआ। कोई दाम नहीं लिया उन्होंने,
कोई भाव नहीं किया, कोई मोल भाव नहीं किया, बस अपने शब्दों को बयां करते हुए लोगों के समक्ष जब अपने प्रेम भरे विचारों को रखा तो लोगों के जीवन में जैसे रस ही रस समा गया। ठीक है, ये देखो लिखा है, सुख की आंखों ने दुख देखा और ठिठोली की। जो सुख की आंखें थी, सुख की आंखें किसको कहा है? गालिब की आंखों को। कुछ व्यक्ति होते हैं जो हर एक व्यक्ति को, सबको खुशी देना चाहते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। तो सुख की आंखों ने देखा, दुख देखा और ठिठोली की। जैसे ही किसी को उदास देखा, हंसी मजाक करते हुए निकल गए ताकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसका जी बहल जाए। बेशक दाम नहीं था उनकी अंटी में, दुनिया से काम नहीं था। अब ना तो वो कुछ ले रहे थे। आपने ये भी सुना होगा कि खुशी, सुख, संतुष्टि खरीदा या बेचा नहीं जाता। खुशियां कभी खरीदी नहीं जा सकती, संतुष्टि कभी खरीदी नहीं जा सकती, आदर सम्मान कभी खरीदा नहीं जा सकता। ये तो वो अमूल्य उपहार हैं जो अपने गुणों से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से प्राप्त किए जाते हैं। और सबसे सुखी व्यक्ति कौन होता है? जो संतुष्ट होता है, और वो बाजार में संतुष्टि नहीं मिलती है। तो गालिब ने सबके चेहरों पर मुस्कुराहट देखनी चाहिए। उन्होंने कोई दाम नहीं लिया, लेकिन उसको सांस सांस पर तोल रहे थे। अपना कहने को क्या था, धन धान नहीं था, सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे। सच्चाई के साथ हर एक को, हर एक पंक्ति को उन्होंने अपने तरीके से, अपने लहजे से जब लोगों के समक्ष रखा तो वाह वाह वाह, इस तरह से लोगों की, मतलब लोगों द्वारा दाद दी जाती थी, तारीफों के पुल बांधे जाते थे। वास्तव में उनकी प्रशंसा इतनी होती थी कि उनका जो सुर था, उनकी जो आवाज थी, उनका जो हुनर था, वो 7 समुंदर पार भी पहुंच चुका है। गालिब होकर रहे, जीत कर दुनिया छोड़ी। कवि थे, अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी। आज गालिब हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी गालिब शीर्ष पर थे, शीर्ष पर हैं और शीर्ष पर ही रहेंगे। ठीक है, आओ अब हम देखते हैं इसका भावार्थ। गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं। गालिब की बोली आज हमारी बोली है। नवीन आंखों में जो नवीन सपने हैं, वे गालिब के सपने हैं। देखो, गालिब शीर्षक सोनेट की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि त्रिलोचन कहना चाहते हैं कि मात्र भाषा और धर्म की भिन्नता। केवल यहां पर बहुत से बच्चे जब मातृभाषा लिखते हैं ना, यदि हम करें मातृभाषा तो इसका अर्थ होगा हमारी माता की भाषा। ठीक है, माता की भाषा। यदि लिखा हो मातृ भाषा तो ये रहेगा केवल भाषा, केवल भाषा। ठीक है, तो यहां क्या बात की गई है? सिर्फ, सिर्फ भी लिख सकते हैं, सिर्फ। ठीक है बेटा, तो गालिब शीर्षक सोनेट की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि त्रिलोचन कहना चाहते हैं कि मात्र भाषा और धर्म की भिन्नता के कारण गालिब को भिन्न नहीं माना जा सकता। वे हमारे समान धर्मा हैं। हम ये नहीं कह सकते कि गालिब दूसरे धर्म के थे, गालिब की भाषा दूसरी थी। कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि मात्र केवल और केवल भाषा और धर्म के भिन्न होने के कारण हम गालिब को भिन्न नहीं मान सकते। गालिब हमारे अपने हैं। सिर्फ धर्म और भाषा अलग होने से हम गालिब को दूसरा नहीं कह सकते, क्योंकि गालिब हमारे अपने हैं। समझ में आया? वे हमारे समान धर्मा हैं। वे जिस प्रकार की भाषा में अपने भावों को व्यक्त करते हैं, वही हमारी भी भाषा है। उनकी रचनाओं में जो व्यक्त हुआ है
वही हमारी आज की नई पीढ़ी के सपने हैं। यहां बोली का साधारण अर्थ नहीं है, ठीक है। यहां बोली से तात्पर्य कहने के ढंग और भाषा से है। यहां बोली का अर्थ यह नहीं है कि क्या अर्थ है, जबकि बोली से तात्पर्य है ढंग और भाषा, कि किस लहजे में रचनाएं की जा रही है, किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जब आप अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, मुशायरे पता है ना, जैसे काव्य गोष्ठियां होती हैं, कवि सम्मेलन होते हैं। जब कवि सम्मेलन उसी तरह से मुशायरा। कवि सम्मेलन होते हैं हिंदी रचना में जो रचनाएं की जाती हैं रचनाकारों के द्वारा, तो उनको जब एक स्थान पर बुलाकर उनकी कविता वाचन होता है, उसको कवि सम्मेलन कहते हैं। और यदि उर्दू के शायरों द्वारा जब एकत्रित होकर अपनी अपनी शायरी प्रस्तुत की जाती है, पेश की जाती है, उसको मुशायरा कहते हैं, ठीक है। सारांशतः कवि कहना चाहते हैं कि आधुनिक भाव विचार का जो स्वरूप है वही गालिब में भी प्राप्त है। अतः वे हमारे समान ही है, हमारे समान धर्म है, हमारे अपने हैं, अपने धर्म के लोगों और अपनी भाषा अर्थात हिंदी में लिखने वाले लोगों की तुलना में वे हमें ज्यादा अपने अनुभव होते हैं। उनके शब्दों में अपनापन मिलता है, उनके शब्दों में एक रूपता मिलती है, उनके शब्दों में दिल से दिल तक का जो जोड़ है, कनेक्शन है, वो तार मिलता है। इसलिए कवि ने कहा है कि हिंदी में लिखने वाले लोगों की तुलना में हमें गालिब ज्यादा अपने अनुभव होते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी बात कही है त्रिलोचन जी ने गालिब के बारे में, ठीक है। गालिब ने खोली गांठ जटिल जीवन की बात और वह बोली नपी तुली थी, हल्केपन का नाम नहीं था। देखिए, गालिब शीर्षक कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में त्रिलोचन जी ने गालिब की कविताओं की विशेषता बताई है। कैसी विशेषता? उनके अनुसार गालिब की कविताओं में जीवन की जटिलता को अंकित करने और उसका रहस्य समझाने की चेष्टा है। जो भी गालिब की कविताएं हैं, शेरो शायरी हैं, उसमें जीवन का रहस्य छुपा है। यदि ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे, अर्थ को समझेंगे, तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा और हम जीवन के सार को समझ सकेंगे। उन्होंने लिखा है कि उनके अनुसार गालिब की कविताओं में जीवन की जटिलता को अंकित करने और उसका रहस्य समझाने की चेष्टा है कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए। सिर्फ मैं के चक्कर में ना पड़े, हम की भावना का विकास करें, जिससे हम सब एक सूत्र में बंधकर आराम से सुख और चैन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। उसमें कही गई बात अर्थात तथ्य और बोली, अर्थात कहने का ढंग और कहने के लिए अपनाई गई शैली, दोनों की दोनों एकदम तुली हुई हैं, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा, अर्थात सटीक हैं, एकदम परफेक्ट। अर्थात कथ्य को इस तरह तोल कर कहा गया है कि सीधे प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कहीं कुछ, जैसे हम मान लीजिए कोई एक फिल्म देखने जाएं, कोई नाटक देखें, फिल्म की बात करें, एक मूवी देखी थी मैंने RRR, उसमें मुझे एक भी दृश्य ऐसा नहीं लगा जिसको कि मैं कहूं अरे यार ये तो बोरिंग कर रहा है, यहां वहां देख लूं। मैं अक्सर फिल्में नहीं देखती हूं, मैं कभी टॉकीज नहीं जाती हूं, बड़े पर्दे पर नहीं जाती, कौन 3 घंटे बोर होगा सच में। अब सबने कहा नहीं RRR बहुत अच्छी मूवी है, RRR देखो, तो घर में देखी। मैंने कहा पूरी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी, 3 घंटे की मूवी, 2-2.5 घंटे की, मैं ना बैठ पाऊंगी, मैं ना देख पाऊंगी, मैं नहीं देख सकती। लेकिन जब शुरू हुई, कब उसका मध्यांतर आ गया, कब इंटरवल हो गया, कब मूवी समाप्त हो गई, इतना अच्छा। तो कुछ मैं कहने ये चाहती हूं कि गालिब की जो पंक्तियां हैं, गालिब की जो कविताएं हैं, गालिब की जो शायरी है, उनकी शायरी एकदम उत्कृष्ट है, उच्च लेवल की है, जो हर एक व्यक्ति के दिल तक पहुंचती हैं।
गालिब शीर्षक कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में त्रिलोचन जी ने गालिब की कविताओं की विशेषता बतलाई है। उनके अनुसार गालिब की कविताओं में जीवन की जटिलता को अंकित करने और उसका रहस्य समझाने की चेष्टा है। उसमें कही गई बात अर्थात तथ्य और बोली अर्थात कहने का ढंग, कहने के लिए अपनाई गई शैली दोनों तुली हुई है, सटीक है, अर्थात कथ्य को इस तरह तौल कर कहा गया है कि सीधे प्रभाव उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ उसमें ऊपरी तौर पर सरलता लगती है। ऐसा नहीं है कि अरे क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि सरल है, सहज है और समझने योग्य है। लेकिन कथ्य और भाषा दोनों प्रभावशाली होने के कारण हल्कापन नहीं है, मतलब भारी है, बात में वजन है। अभिप्राय यह है कि गालिब की कविता में बात वजनदार ढंग से कही गई है और जिसकी बात में वजन होता है वही चल पाता है। ऐसे ही इधर उधर की शब्दावली का प्रयोग करने वाले चलते नहीं हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो गालिब की बात में दम है, वजन है। सुख की आंखों ने दुख देखा और ठिठोली की, यूं जी बहलाया बेशक दाम नहीं था। उनकी अंटी में दुनिया से काम नहीं था, लेकिन उसको सांस सांस पर तोल रहे थे। अपना कहने को क्या था, धन धान नहीं था, सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे। प्रस्तुत पंक्तियों में गालिब के विषय में त्रिलोचन जी बताना चाहते हैं कि उन्होंने पहले सुख के दिन देखे, फिर दुर्दिन ने घेरा, तो उन्हीं सुख देखने वाली आंखों ने दुख भी देखा। जीवन आनी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी धोई। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में सुख और दुख आना ही है, ना तो सुख ही सुख स्थिर रह सकते हैं, ना ही दुख दुख। जब सुख आए तो भूल ना जाना कि दुख भी आएंगे, और जब दुख आए तब भी भूल ना जाना, निराश ना होना, क्योंकि सुख भी आएंगे। तो उनकी आंखों ने पहले सुख देखे, फिर उनके जीवन में बुरे दिन भी आए, दुखों का भी उन्होंने सामना किया। ठीक है, तब लापरवाही और मस्ती के सहारे उन्होंने दुख के साथ ठिठोली की। दुख आ गए ना, जब हम दुखों का हंसकर स्वागत करें और उनके साथ हंसी मजाक करें, दुख का घर यार यहां से चलो, ये मेरा स्वागत नहीं कर रहा है। हाँ, और जब कोई दुख की घड़ी आए और हम उदास हो गए, रोने लगे, दुख को बड़ा मजा आएगा कि मुझे जैसा माहौल चाहिए था वैसा मिल गया। इसलिए कुछ भी हो जाए, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, निराश नहीं होना है। नर हो न निराश करो मन को। ठीक है, इस तरह दुख के साथ ठिठोली कर, यानी उसने हल्केपन से लेकर हंसी मजाक में उसके प्रभाव को नकार कर गालिब ने अपना जी बहलाया। उनके पास पैसे नहीं थे। अब अधिकतर लोग दुखी किस बात से रहते हैं? निर्धनता से, गरीबी से, पैसे की तंगी से, क्योंकि पैसा बहुत कुछ है जीवन के लिए, जीवन में बहुत मायने रखता है। बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति, सच में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहती हूं कि पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, सच में बहुत कुछ है। लेकिन बेटा, पैसे को ही सब कुछ मानने की भूल मत करना। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। ठीक है, तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे नहीं है, और जहां पैसे नहीं है वो व्यक्ति दुखी है। इस तरह दुख के साथ ठिठोली कर, यानी उसे हल्केपन से लेकर हंसी मजाक में उसके प्रभाव को नकार कर गालिब ने अपना जी बहलाया। उनके पास पैसे नहीं थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सतत हर सांस वे संसार के लोगों व्यवहारों को तौल रहे थे। उनके पास धन धान तो नहीं था, अपना कहने के लिए भी कोई नहीं था। ना धन था, ना धान्य, ना सुख, ना परिवार। अब व्यक्ति गरीब भी है, अकेला भी है, ना उसके पास आर्थिक संपन्नता है, ना ही परिवारजनों का भावनात्मक सपोर्ट है। क्या करे बेचारा? इसलिए वे बेखौफ होकर सत्य को अपनी शायरी में अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब एक और बात सुन लो, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, जिसको कुछ खोने का डर नहीं, जिसको कुछ छीनने की चिंता नहीं, वो तो बेखौफ निडरता के साथ अपने विचारों को व्यक्त करेगा, सत्य कहेगा। ना मेरे आगे ना पीछे, मुझे क्या डर। अक्सर वे लोग सत्य कहने से डरते हैं जिनके आगे पीछे परिवार रहता है,
धन संपत्ति रहती कि मेरा कोई धन ना लूट ले, मेरे परिवार को कोई हानि ना पहुंचा दे, इसलिए भाई चुप रह जाते हैं। लेकिन गालिब के ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना धन ना संपत्ति, उन्हें किस बात का डर, इसीलिए वे बेखौफ होकर, बेखौफ मतलब निडर, सत्य को अपनी शायरी में शामिल करते हैं और अभिव्यक्त करते रहे। जब मुंह खोला अर्थात जब कविता लिखी तो जीवन के सत्य को ही वाणी दी, ना समझौता किया ना चापलूसी की, ना जैसे अक्सर लोग चापलूसी करते फिरते हैं ना एक दूसरे की, उन्होंने कुछ नहीं किया। कवि के कहने का आशय यह है कि जीवन के समय के प्रभाव और दुखों की मार से गालिब विचलित नहीं हुए तथा सदा सच को ही वाणी दी। चाहे समय ने उन्हें कितनी ही कठिन से कठिनतम परिस्थितियों का सामना क्यों ना कराया हो, वे विचलित नहीं हुए, वे डरे नहीं, निडरता के साथ बेखौफ अपनी वाणी को, शब्दों को आवाज देते रहे और सबके सामने प्रस्तुत करते रहे, क्योंकि उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। गालिब होकर रहे, जीत कर दुनिया छोड़ी, कवि थे अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी। कितनी सुंदर बात लिखी है त्रिलोचन जी ने। त्रिलोचन रचित गालिब कविता से प्रस्तुत पंक्तियां ली गई हैं। यह उस सोनेट की अंतिम पंक्तियां हैं जिनसे गालिब की कविता के प्रभाव को सूझ रूप में उपस्थित किया गया है। प्रथम पंक्ति में कवि ने यह बताया है कि गालिब ने परिस्थितियों से जूझकर अपनी साहित्यिक पहचान बनाई। अपनी साहित्यिक पहचान बनाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साहित्य भी लोगों से भरा पड़ा है। रचनाकार, कवि, गद्यकार, उपन्यासकार, शायर भरे पड़े हैं, लेकिन एक अलग छाप, एक अमिट पहचान बनाना हर किसी के वश की बात नहीं। तो यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी प्रथम पंक्ति में यह बताया कि गालिब ने परिस्थितियों से जूझकर अपनी साहित्यिक पहचान बनाई और सारी दुनिया को जीत कर रख लिया। अर्थात जीवन के विविध क्षेत्रों के जटिल और गंभीर समस्या की व्याख्या अपने काव्य माध्यम से की। अतः उनकी कविता जीवन के सच की व्याख्या है। सांच को आज कैसी, वे निडर थे, उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं, बेखौफ होकर अपनी बातों को कहते हैं, ना किसी की चापलूसी की, ना किसी के सामने हाथ पैर जोड़े, बेखौफ होकर निडरता के साथ शायरी की, और आज ना होते हुए भी अमर हो गए गालिब। दूसरी पंक्ति में यह कहा गया है कि वे कवि थे। कवि जो मनीषी होता है, मनीषी का अर्थ होता है विद्वान, विद्वान, ठीक है, दृष्टा और सृष्टा, जो दूर की देख सकता है, जो सब कुछ देख सकता है। अक्षर जोड़ना अर्थात कविता लिखना उनका कार्य था। उन्होंने इस अक्षर कर्म के सृष्टा के माध्यम से लिखना आरंभ था। उन्होंने इस अक्षर कर्म के सहारे अक्षरत्व अर्थात अमरत्व प्राप्त किया। कवि की दृष्टि में वे एक अनश्वर कवि हैं। क्या बात कही है, नश्वर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला, और यहां पर कवि त्रिलोचन जी ने गालिब के साथ अनश्वर जोड़ा है, मतलब वे कभी समाप्त नहीं होंगे, वे हमेशा इस दुनिया में जीवित रहेंगे। उनकी कविताएं, उनकी यादें, उनकी रचनाएं, उनकी शायरी अमर हो गई। उनकी कृतियां समय के साथ और चमकदार और प्रासंगिक होती गईं। अतः अक्षर साधन से उनको वह महिमा मिली है जो उन्हें अक्षर अर्थात अनश्वर और अक्षर बनाती है। अक्षर का अर्थ होता है अनश्वर, जो कभी नष्ट नहीं होता। तो गालिब सदा सदा के लिए अमर हो गए। उनकी रचनाएं कभी धूमिल नहीं होंगी, कभी धुंधली नहीं होंगी। जितना समय बीतता जा रहा है उतनी उनकी रचनाओं को पसंद किया जा रहा है, और साथ ही साथ वो आधुनिक जीवन से भी पूरी तरह से कोरिलेट करती हैं। कवि ने यहाँ पर गालिब की रचना और गालिब के जीवन पर ये कविता लिखकर सच में हम सब के मन में एक बार फिर से गालिब के बारे में उनकी यादें जीवंत कर दी या जीवित कर दी। तो प्यारे बच्चों, ये थी त्रिलोचन द्वारा रचित गालिब कविता, जिसमें हमने गालिब, मशहूर शायर गालिब जी के बारे में पढ़ा सुना।
आशा करती हूं आपने ध्यान से सुना है और पसंद भी आया होगा। तो इसी तरह से आपको ध्यानपूर्वक काव्य खंड में बने रहना है और एक एक कविता की एक एक पंक्ति के अर्थ को समझना है। बस तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।